नमस्कार, खरे खरे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। तो इंडिया गठबंधन को एक और बड़ी जीत मिली है और बीजेपी के लिए करारा झटका है। कैसे बीजेपी के लिए झटका है और कैसे बीजेपी को झटका लगा और उनके नेता बौखलाए हुए हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे जैसे ही आप और कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है और दिल्ली बीजेपी के कई नेता जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया में अब बौखलाहट जो है वो दिखाई दे रही है और बयानबाजी जो है वो शुरू कर चुके हैं। तो क्या कुछ ऐलान कांग्रेस और आप के तरफ से किया गया है और किस तरीके से सीट शेयरिंग पर एक बार फिर से बड़ी घोषणा इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप और कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग पर जो सहमति बनी है उसका ऐलान किया है। साथ ही किन किन राज्यों में गठबंधन हुआ है ये भी बताया है। तो लगातार जो है डीबी लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, क्या कुछ अपडेट है, लेकिन उसके आगे की जो अपडेट सामने आ रही है उस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ ऐलान किया गया है कांग्रेस और आपकी तरफ से वो भी आपको बताएंगे। 5 राज्यों में गठबंधन हुआ है और किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं, किस राज्य की कितनी सीटें जो है वो आपको मिली, कितनी कांग्रेस को मिली और कौन कौन सीटें हैं जो जिस पर विवाद हुआ या फिर वो महत्वपूर्ण थी और किस पार्टी के खाते में वो महत्वपूर्ण सीटें गई हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमरेंदु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अमरेंदु जी, देखिए लगातार हम अपडेट दे रहे हैं और अभी आपने ब्रेकिंग भी दी थी सर के साथ, राजीव सर के साथ, ये बताया था कि कहां पर क्या कुछ जो है वो कांग्रेस और आपके बीच में गठबंधन हुआ है। 5 राज्यों की जो स्थिति है वो आपने दिखाई, लेकिन अब इससे कैसे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और इसके साथ ही अब आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम डरने वाले नहीं है। भले ही दबाव बनाया जा रहा है, भले ही ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को निकाल दिया जाए, लेकिन जो ये गठबंधन बना है वो कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ रही है इससे? देखिए एक्चुअली बीजेपी की टेंशन बढ़ना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों से अधिकांश सीटें प्राप्त हुई थी उनमें दिल्ली भी शामिल है, उसमें गुजरात भी शामिल है। मतलब यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उसमें गोवा भी शामिल है। हालांकि गोवा में 2 ही सीटें हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से लाभ मिलेगा जैसा कि उसे गुजरात की विधानसभा चुनाव में लाभ मिला था या दिल्ली में लोकसभा चुनाव में उसको लाभ मिला था। अब ये घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा ये कि जो इंडिया गठबंधन की रणनीति है कि 350 सीटों पर जो है 1 to 1 कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन सीटों को लेकर के जो घोषणा हो चुकी है, उसके बाद लगभग 150 सीटें, मतलब 149 से 148 सीटों पे आमने सामने अब इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर सामने एक कैंडिडेट होगा तो फिर अब वोटों का बंटवारा उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा हो गया था। मतलब जो एंटी बीजेपी वोट था वो उसमें बंटवारा हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि अब अगर एंटी बीजेपी वोटों में बंटवारा नहीं होता है तो 60% मत जो है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है। ये जो जिन 148 या 149 सीटों की आज मिलाकर के मतलब घोषणा हो गई है सीटों के बंटवारे की, यहाँ लगभग 125 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है इन सीटों में से। तो यानी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर आधी भी डाउन हो जाती है, हम एक मान के चलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी की जो स्थिति है उसमें भी सरकार से बाहर हो जाती है। तो मतलब जो 370 और 400 का जो नारा है उसकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए, लाले जो है वो 200 सीट के भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाएंगे अभी से, जबकि अभी महाराष्ट्र में घोषणा होना बाकी है, बिहार में घोषणा होना बाकी है, अभी मध्य प्रदेश में घोषणा होना बाकी है। मतलब जो बड़े जहाँ से आती है वहाँ से घोषणा होना बाकी है, जबकि वहाँ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन के बीच में तय हो चुका है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी खासतौर से दिल्ली को लेकर के और गुजरात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। चलिए जी बिल्कुल अमरेंदु जी, और इस वक्त जो है बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे
से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और जो दल है इंडिया गठबंधन में वो किस तरीके से सीट शेयरिंग पर सहमति बना चुके हैं। अब लगातार आधिकारिक घोषणा हो रही है। सबसे पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई और 63 सीटें जो हैं वो सपा के खाते में आई और इसके साथ ही सपा जो है बाकी और जब दल इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे अमलेंदु जी तो वो अपने कोटे से सीटें दे सकती है। लेकिन जो अब दिल्ली में हुआ, दिल्ली समेत 5 राज्यों में जो आप और कांग्रेस के बीच में सहमति बनी है उससे कैसे बीजेपी के अंदर हड़कंप है। आप देखिए ये कपिल मिश्रा हैं और हालांकि ये आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी में गए हैं, ये भी वॉशिंग मशीन में धुलकर निकले हैं, तो इन्होंने किस तरीके से अपनी घबराहट जो है वो दिखाई है। बौखलाहट में जो इनके द्वारा ट्वीट किया गया है, बयान इनके द्वारा दिया गया। अमलेंदु जी देखिए किस तरीके से जैसे ही ऐलान होता है आप और कांग्रेस का के तरफ से जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तरफ से होती है, उसके बाद आतिशी का बयान भी आता है, आतिशी ने जो बोला है वो अभी सुनाएंगे। लेकिन जैसे ही एक इंडिया गठबंधन की जो सहमति बनी उसका ऐलान हुआ, सीट शेयरिंग पर ऐलान हुआ, उसके बाद कैसे बीजेपी के अंदर हड़कंप है। कपिल मिश्रा का जो है ट्वीट है वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप और कांग्रेस का गठबंधन घोटाले छिपाने के लिए, धर्म विशेष का वोट एक करने के लिए, हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए कांग्रेस आप गठबंधन एक चोर दूसरा जिप कतरा। दिल्ली की जनता मोदी के साथ है। आप देखिए दिल्ली की जनता मोदी के साथ है, ये जो है वो कपिल मिश्रा का ट्वीट है और तमाम जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी पर और इसके साथ ही वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं अमलेंदु जी, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, पेपर लीक का एक बड़ा भ्रष्टाचार है जो सामने आया है और अब उस पर बैकफुट पर भी है बीजेपी सरकार। दूसरी तरफ चुनावी चंदे को लेकर भी बीजेपी घिरी हुई है, बीजेपी सरकार। तो तमाम जो घोटाले हैं वो बीजेपी सरकार के सामने आ रहे हैं। लेकिन कपिल मिश्रा यहां पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी से ही ये बीजेपी के अंदर आए हैं। देखिए एक्चुअली इसमें कपिल मिश्रा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कपिल मिश्रा को हालांकि गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन ये कपिल मिश्रा का ट्वीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी का जो है उसकी एक तरीके से बेचैनी को यहाँ आकर के दर्शाता है। अब वो कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस का गठबंधन घोटाले छिपाने के लिए, धर्म विशेष का वोट एक करने के लिए, हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए, तो ये एक चोर दूसरा जेब करता है। अब ये इस तरीके की जो बातें अब कपिल मिश्रा कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के सर्किल के अंदर जिस तरीके से एकदम से घबराहट बढ़ी है, ये उसकी जो है वो एक तरीके से कहा जाए उसका रिफ्लेक्शन जो है वो कपिल मिश्रा के ट्वीट में हो रहा है। तो इस तरीके का जो कहा जाए बौखलाहट या इस तरीके की घबराहट, मतलब बौखलाहट भी आप कह सकती हैं इसको, घबराहट भी कह सकती हैं, दोनों चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के अंदर, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गई है। और ये उनका बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी की असल में आशा यही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से महत्वाकांक्षाएं पाले रखती है तो उनको ये आशा थी कि उस महत्वाकांक्षा के चलते ये मतलब उनके बीच गठबंधन जो है वो टूट जाएगा और अरविंद केजरीवाल अलग जाकर के लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने फिर CBI और ED के जरिए भी जो है वो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो अब कल उस आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा घोषणा करके ऐलान कर दिया कि हमको दबाव डाला जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन से हट जाइए, लेकिन हम नहीं हटेंगे। और डरो मत का नारा उन्होंने दे दिया। तो अब जो डरो मत का नारा उन्होंने तो दे दिया, लेकिन अब डरने की बारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, उसके सामने संकट। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आपने कहा, डरने की बारी जो है वो बीजेपी की है, क्योंकि ये जो गठबंधन हुआ है, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, जैसे ही आप और कांग्रेस ने इसका ऐलान किया उसके बाद आप समझिए कि पूरा उत्तर भारत जो है वो पैक हो गया। और दक्षिण में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास वहां पर जनाधार बचा नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया था पिछले सालों में, उसके बाद अभी अगर पिछले सालों में हम नजर डालें तो वो कर्नाटक में उन्होंने पैठ बनाने की एक तरीके से कोशिश की थी, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ आपने देखा। और अब वहां के जो सहयोगी दल है जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था पिछले जो चुनाव हुए थे, उससे भी अब वो बीजेपी के साथ वो फिर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो इतिहास रहा है, जो बीजेपी जो भी उसके साथ जाता है दल, उसे वो पूरी तरीके से खत्म कर देती है, उसे देखते हुए। और बीजेपी के साथ जाने का उन्हें फायदा भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जनाधार ही नहीं बचा है। तो ऐसे में दक्षिण भारत में तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी ही है। वहां पर तो बीजेपी को काम करने की, बल्कि काम क्या करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वहां पर वो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जनाधार बढ़ाए। लेकिन उत्तर भारत, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वहां पर भी आप देखिए कैसे सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला आया है उससे पूरी तरीके से बीजेपी घबराई हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां अगर देखा
जाए तो वहां पर जो समझौता हुआ और जो अब रणनीति इंडिया गठबंधन बना रहा है, राजा भैया और तमाम लोगों से जो संपर्क साधा जा रहा है, उसके बाद बीजेपी भी उनसे मुलाकात कर रही है, इससे ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, वहां वो भी परेशानी में है। इसीलिए भूपेंद्र चौधरी चौखट तक पहुंच गए थे राजा भैया के, और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो रहा है, तमाम दलों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। जयंत चौधरी कब तक रहते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि बदलने का वो मूड बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगर देखा जाए दिल्ली और हरियाणा, गुजरात, इन सब की बात करें तो यहां पर भी स्थिति जो है वो ऐसी स्थिति बन गई है। अभी आपने विश्लेषण किया और आपने बताया कि कैसे जो फाइट हो रही है, जो रणनीति बनाई गई है, उससे बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो दिल्ली में भी वही स्थिति है। दिल्ली में तो बीजेपी के लिए स्थिति ऐसी बन गई है कि कैसे वो कहां से क्या उम्मीदवार उतारे। तो बीजेपी और दिल्ली बीजेपी तो बिल्कुल भी बची नहीं हुई है। वहां पर अगर संगठन देखा जाए वो भी बेहद कमजोर है। बिहार की बात करें तो अभी बिहार में आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है होनी, लेकिन पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में तो पूरा फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। बिहार में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ही परेशानी नहीं थी, वहां तो पहले से सब कुछ तय था। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ चीजें जो है वो बहुत ही सरल चल रही हैं। तो ऐसे में चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखंड हो, यहां पर अगर देखा जाए वहां फाइट सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। राजस्थान में भी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। मध्य प्रदेश में 1 सीट सपा को मिल रही है, बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है और यहां पर स्थिति जो है वो कांग्रेस और बीच की फाइट की है। दूसरी तरफ जहां जहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था वहां पर फॉर्मूला तय हो गया है। पश्चिम बंगाल में जो सीटें कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही थी लगभग उस पर बात बन गई है और बताया जा रहा है कि 1 सीट को लेकर शायद पेच जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन वो भी फॉर्मूला जल्द ही जो है वो सामने आ जाएगा, आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी नॉर्थ ईस्ट में तो आप देख ही रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है, बीजेपी के लिए किस तरीके से वहां पर जनता के बीच आक्रोश है। तो पूरी जो रणनीति इंडिया गठबंधन ने तैयार की, अब उसी रणनीति पर वो आगे बढ़ रही है और उसी से घबराहट बीजेपी के अंदर है। जो ये गठबंधन की घोषणा, जो सीट शेयरिंग की घोषणा की गई है, जो फॉर्मूला सामने आया है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब अगर ममता बनर्जी भी आधिकारिक घोषणा कर देती हैं फिर तो बीजेपी के लिए एक तरीके से संकट जो है वो खड़ा होने वाला है। और जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े क्या बहुमत लाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पे वो प्रधानमंत्री की जो बातें हैं, बातों का क्या है, तो बातें तो कुछ भी की जा सकती हैं। मैं भी बातें कर सकता हूँ, मेरी भी अपनी कल को पार्टी बन जाए तो मैं भी कह सकता हूँ 543 में से 600 सीटें मैं लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन देखिए, बातें करने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। बात यह है कि असली समीकरण क्या है, बात उसकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज की स्थिति में समीकरण है? मुझे लगता है कि नहीं है। कल को कुछ हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी कुछ नहीं कही जा सकती। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंसी हुई दिख रही है और प्रधानमंत्री के चेहरे पे वो परेशानी आंचल जी साफ तौर पे समझी जा सकती है। अमित शाह जी के चेहरे पे भी वो परेशानी साफ तौर पे समझी जा सकती है। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी को आशा क्या थी? भारतीय जनता पार्टी को आशा ये थी कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला जो है वो नहीं निकलेगा, और सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता हुआ किसी भी हाल में नहीं दिख रहा है, बल्कि अब इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आया है और लगातार घोषणा हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तनाव बढ़ता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने 1-to-1 जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी अब वोटों के बिखराव का, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मत हैं उनमें बिखराव का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असली समस्या है। आंचल जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और इस वक्त जो घोषणा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की गई है उसके बाद जो हड़कंप बीजेपी के अंदर मचा है, इसलिए भी है क्योंकि गठबंधन तोड़ने का दबाव लगातार आम आदमी पार्टी पर बनाया जा रहा है। ऐसा आम आदमी पार्टी ने दावा भी किया है। केजरीवाल को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, कभी भी उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सारे दावे जो है वो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाए। लेकिन अभी गठबंधन जो है वो तो मजबूती के साथ खड़ा है। अब तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो गया है। एनडीए में अभी किसी भी तरीके से कोई किसी बात पर जो है वो चर्चा नहीं हुई है, कुछ भी वहां पर तय नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो एक तगड़ा झटका जो है वो बीजेपी को
को इससे भी लगा है। अब ऐसे में आतिशी ने बड़ा बयान दिया, क्या कुछ आतिशी ने कहा है और किस तरीके से ना डरने की बात उनकी तरफ से की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि कितना भी दबाव बनाने की कोशिश की जाए लेकिन हम लड़ेंगे, और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। क्या कुछ कहा है आतिशी ने, दिल्ली की मंत्री जो है वो क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनाएंगे। आतिशी का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आतिशी का जो बयान है वो सुनाएंगे, उससे पहले मुकुल वासनिक का बयान जो आया है वो आपको सुनाएंगे। देखिए अमलेंदु जी, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत जो है वो है और बाइट जो है वो सुनाएंगे अभी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो दावे कर रही है आप और ये बता रही है कि कैसे कैसे दबाव बनाने की कोशिश हुई, कैसे ये कहा गया कि गठबंधन से मुकुल वासनिक का जो बयान है वो आ गया है। अमलेंदु जी, मुकुल वासनिक का बयान सुनाएंगे, सुनिए। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। तो अमलेंदु जी, ये बड़ी घोषणा जो है वो कांग्रेस और आपके तरफ से की गई। मुकुल वासनिक को आप सुन रहे थे और उन्होंने ये बताया, जो कमेटी बनाई गई थी कि तमाम जो दल हैं उनसे बातचीत की जाए और सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय किया जाए। उस कमेटी में जो है वो मुकुल वासनिक थे, उन्होंने ये बड़ा बयान जो है वो दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा कि 3 नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के थे, 3 कांग्रेस के थे, और उन्होंने जो कुछ भी राज्यों में 5 राज्यों में बात बनी है उस पर उन्होंने जो मीडिया से है, मीडिया को जानकारी दी और सारी चीजें क्या कुछ चर्चा हुई है उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन अब अगर देखा जाए, एक बार फिर से जो हमारे दर्शक जुड़ गए हैं उन सभी को मैं अपडेट देना चाहूंगी कि क्या है स्थिति राज्यों में। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, 3 और 4 के फॉर्मूले पर बात तय हुई है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, 4 आम आदमी पार्टी के खाते में आई हैं। हालांकि कांग्रेस 4 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन यहां पर बात 3 सीटों पर बनी है और हम लगातार आपको बता रहे थे कि 4 सीटें कांग्रेस की तरफ से मांगी गई हैं और शायद तय भी हो गया था। लेकिन उसके बाद हरियाणा में जो है वो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी मांग रही थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने 2 सीटें छोड़ने के लिए आपसे कहा। 1 ही सीट हरियाणा में आपको दी गई है, तो दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। यानी कि दिल्ली में 1 सीट कांग्रेस ने छोड़ी, तो आम आदमी पार्टी से 2 सीट हरियाणा में छोड़ने के लिए कहा गया और इस पर बात बनी और उसके बाद ये आधिकारिक घोषणा की गई। तो दिल्ली में 3 और 4 का फॉर्मूला है, हरियाणा में 9 और 1 का फॉर्मूला है। इसके साथ ही गुजरात में जो है 24 और 2 का फॉर्मूला है। अमलेंदु जी, वहां पर भरूच की सीट और भावनगर की सीट जो है वो मिली है आम आदमी पार्टी को। हालांकि भरूच की सीट को लेकर विवाद जो है वो भी हो रहा है, लेकिन 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं। इसके साथ ही गोवा में दोनों जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। चंडीगढ़ की जो सीट है वो भी कांग्रेस पार्टी के ही खाते में आई है, जैसा कि मुकुल वासनिक ने बताया। तो गोवा और चंडीगढ़ की जो सीट है, ये गोवा में दोनों सीटें और चंडीगढ़ की सीट वो कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी।
बाकी हरियाणा में 1 सीट आपको मिली है और दिल्ली में 4 सीट आपको मिली है और गुजरात में 2 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। तो ये स्थिति ये 5 राज्यों में बन रही है। हालांकि पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, वहां पर फ्रेंडली फाइट जो है वो हो सकती है, जैसा कि हम चर्चा करते आए हैं अमलेंदु जी। और ये अपडेट जो है वो ये राज्यों की है कि किस राज्य में क्या कुछ गठबंधन में तय हुआ, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें तय किया गया है, ये आधिकारिक घोषणा हुई है। अब अगर आगे की हम बात करें और चर्चा करें कि आगे जो चीजें हैं, जो बीजेपी के मंसूबे थे वो कैसे ध्वस्त हुए हैं, कैसे बीजेपी अब टेंशन में है कि क्या कुछ करे, क्योंकि केजरीवाल को दबाव बनाकर बाहर निकालने की कोशिश बीजेपी ने की, ये दावा आम आदमी पार्टी करती रही और इसीलिए समन पर समन। और देखा जाए तो आपके कई नेता जो हैं वो जेल में भी हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ही ये सारी कार्रवाई की गई है। तो साफ तौर पर दबाव जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर ही बनाया गया है, इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने के लिए दबाव बनाया गया है। अब इस पर आतिशी ने एक बड़ा बयान भी दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, 1 मिनट का बयान जो उनका है वो आपको सुनाएंगे, सुनिए। देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। थोड़ा जनता जानना चाहेगी कितना मुश्किल और कितना आसान रहा इन गुत्थी को सुलझाना आप लोगों के लिए, जो कि कई दौर की बैठक हुई, इसमें आप भी शामिल रही, खास करके भरूच का सीट जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी इमोशनल थी, आखिरकार आपकी झोली में आई। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने तो ये आतिशी का बयान था और बड़ा बयान उनके तरफ से दिया गया है, हम डरेंगे नहीं। और इसके साथ ही तमाम और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बता रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो गठबंधन है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी इस ऐलान के बाद क्या कुछ कह रही थी और क्या कुछ उसका कहना है, किस तरीके से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, इस पर बड़ा बयान आतिशी का है और आतिशी का बयान हमने आपको सुनाया। आगे कई नेता हैं जो आपके वो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट जो है वो आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी के अंदर इस जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया है उसकी घोषणा से कैसे बीजेपी के अंदर टेंशन है। अमलेंदु जी, देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर टेंशन है और टेंशन होना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है कि टेंशन होगी, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ता है और अब तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं एकजुट होकर के लड़ेगा ही। अब जो संभावनाएं बन रही हैं चल जी, वो संभावनाएं ये बन रही हैं कि लगभग 350-400 सीटों पे इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। दक्षिणी राज्यों में वैसी भारतीय जनता पार्टी गायब है और रही सही कसर जो है वो उसने कर्नाटक के चुनाव ने पूरी कर दी है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई। तो दक्षिण भारत की लगभग 130 सीटें जो हैं, 129-130 सीटें हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी एकदम जो है लड़ाई से बाहर है। अब जो ये लड़ाई का मैदान जो बचता था शेष भारत, उस शेष भारत में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग होने के बाद अब गोवा में, गुजरात में, दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या थी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ जो है वो सपोर्ट करो, प्रोटेक्ट करो और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जाकर के राज्यों में तमाम जगहों पर नुकसान पहुंचाए। और पिछले चुनाव में, कई चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया भी था। उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा क्या होता था? भारतीय जनता पार्टी को फायदा ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट जो होता था वो बच जाता था, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास रहता था और कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी उसमें से काट के ले जाती थी। और इस भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट जो था उसमें बंटवारे के बाद कांग्रेस को नुकसान होता था और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता था। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से फायदा हुआ। वहाँ आम आदमी पार्टी ने लगभग 10% से ज़्यादा, 12% के आसपास जो है वो आम आदमी पार्टी ने काटा। वो सारा वोट जो था वो कांग्रेस का ही वोट आम आदमी पार्टी ने काटा। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के चुनाव में ज़बरदस्त फायदा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की आशा यही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो
इस गठबंधन से अलग हो जाएगी और आम आदमी पार्टी की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं थी, तो उन महत्वाकांक्षाओं के चलते वो अलग हो जाएगी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने की तैयारी की आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। तो आम आदमी पार्टी को भी ये बात समझ में आ गई कि इस समय लड़ाई जो है वो ये नहीं है कि कितना हिस्सा का आप कहाँ जा करके अपना जो है वो बढ़ाएं, अपना आधार बढ़ाएं और कहाँ पार्टी का विस्तार करें। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी और पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। अब संकट जो था वो आम आदमी पार्टी के सामने भी ये था। दूसरी तरफ जनता का रुख भी जो ये सामने आया कि अब जनता जो है, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोधी मतदाता है, वो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से परास्त किया जाए और जो भी इंडिया गठबंधन के साथ होगा वो मतदाता उसके साथ रहेगा। तो ये मजबूरी भी आम आदमी पार्टी की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से दबाव पड़ना शुरू हुए और ये सोचा गया कि इन दबाव के चलते आम आदमी पार्टी उससे गठबंधन से बाहर हो जाएगी। लेकिन संकट यही है कि अगर बाहर हो भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि मोदी जी जो है वो फिर काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी तो अपने सहयोगी हैं, उनके खिलाफ भी काम करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी, उनके अंदर भी ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनके अंदर भी ये आया कि नहीं डरना नहीं है, और वहाँ से भी घोषणा होने लगी डरो मत की। जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा कि हम जो डरने वाले नहीं हैं, और वो जो था वो आज जो जाकर के सामने आ गया कि डरने वाले अब लोग भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से नहीं है। तो अगर ये डर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी का निकलता जाएगा तो यही इस डर के ही आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है। चलिए, ये डर समाप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खत्म हो जाएगी। तो वो डर समाप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी सबसे ज्यादा यही है। चलिए जी बिल्कुल, और तगड़ा झटका जो है वो दिल्ली समेत 5 राज्यों में बीजेपी को लगा है। कैसे घोषणा जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की गई है, जिसके बाद बौखलाहट में बीजेपी के कई नेता जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन ही सही नहीं है। लेकिन इसी गठबंधन को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को गठबंधन से बाहर करने की कोशिश जो है, पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती रही है और इसका आरोप आम आदमी पार्टी लगाती आ रही है। लेकिन अब इसी बीच जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं अमरेंदु जी कि कैसे बीजेपी को झटका लगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, आंदोलन जो तमाम खड़े हो रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या किसी भी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आंदोलन जीवी बता देते हैं। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी सरकार इन्हीं आंदोलन जीवी जो बताया जाता है उनके सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। बैकफुट पर बीजेपी सरकार आई है और अमरेंदु जी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा अगर बनाया किसी को तो वो पेपर लीक का मुद्दा था राहुल गांधी के सामने, और बीजेपी सरकार घुटने जो है वो टेकती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने भी आज पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हमने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें हमने कैसे इस चीज से बचने के लिए एक फॉर्मूला जो है वो तय किया था, जो है हमारे तरफ से एक उपाय जो है बताया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार जो ये कह रही थी कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं ये सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं और एक तरीके से पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता जो है वो कबूलने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री का एक बड़ा ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने ये कबूला है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया है कि आगामी 6 माह के भीतर फिर से परीक्षा कराई जाएगी। बार बार ये जो परीक्षा होती है और पेपर लीक हुआ कैसे, और साथ ही ये कहा गया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये दूसरी सरकार है योगी की, और कहा जाता है कि सीएम योगी की सरकार जो है वो बहुत सख्त है, वहां पर किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं होती है। अब ये तो कहा जाता है, लेकिन ये बार बार पेपर लीक कैसे हो जाता है? जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, क्या उन्हें किसी भी तरीके से डर नहीं है, कोई भय नहीं है उनके दिल में? कितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है, कैसे छात्रों के भविष्य से ही खिलवाड़ हो जाता है। जब देश के युवा के भविष्य से ही खिलवाड़ हो जाएगा तो आगे किस तरीके की शासन प्रशासन व्यवस्था, अगर ऐसी ही व्यवस्था रहेगी तो छात्रों के भविष्य का क्या होगा? और लगातार अगर छात्र हंगामा नहीं खड़ा करते, राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस मुद्दे को नहीं उठाते, छात्रों की वो बात नहीं सुनते, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि बीजेपी सरकार बैकफुट पर आकर ये कहती कि फिर से परीक्षा होगा और जो दोषी है उन्हें सख्त सजा मिलेगी।
अमलेंदु जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। और देखिए, सरकार बैकफुट पे आई इसलिए, वरना अभी तक तो कहा जाता है कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं, अभी तक तो यही बात है कि ना। अब अगर मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं तो इसका मतलब सरकार ने मान लिया कि पेपर लीक हुआ है और इसलिए अब दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे। ये मसला बना ही तब जब राहुल गांधी ने इस पेपर लीक को लेकर के जबरदस्त तरीके से प्रयागराज में भी और उसके बाद फिर लखनऊ में भी इस मसले को जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने उठाया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस मसले को जो था जबरदस्त तरीके से उठाया। तो ये उठाने के बाद जो था फिर सरकार इस पर बैकफुट पे आई परीक्षा को लेकर के, और प्रियंका गांधी ने भी इस मसले को सुबह था वो जोरदार तरीके से उठाया था। अब ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सवाल लगातार उठना शुरू हो गए। देखिए, यही जो संकट है भारतीय जनता पार्टी का, वो संकट है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी होती जा रही है, और जो मुद्दे बन भी रहे हैं वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहे हैं। अब ये पेपर लीक जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश भर के अंदर बनने जा रहा है। इसी तरीके से अग्निवीर जो है वो अग्निपथ योजना जो है सेना वाली, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो ये जो जिस तरीके से मुद्दे सब तैयार खड़े हो रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मुद्दे जो है वो तैयार खड़े हो रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कि दिमाग में ये आ रहा है कि अगर ये इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है, मुद्दे इस तरीके से इंडिया गठबंधन लेकर के आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुश्वारियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देंगी। यहाँ चलिए जी बिल्कुल। और इस मुद्दे को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाया था और उसके बाद राहुल गांधी के बयान को लेकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा क्या सोच रहा है, उसकी हालत क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कन्नौज में एक ब्रजेश पाल नाम का जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति था, वो किस तरीके से बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जान दे देता है। तो बेरोजगारी का क्या आलम है, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जिसकी चर्चा राहुल गांधी करते हैं तो तोड़ मड़ोड़ के उनके बयान को पेश किया जाता है, और किस तरीके से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश में तो सब चंगा सी, लेकिन क्या हालत है, और किस तरीके से बार बार पेपर लीक होते हैं। और हंगामा जब खड़ा हुआ उसके बाद सरकार भी बैकफुट पर आई, तो एक तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी को लगा है। और लगातार लोकसभा चुनाव से पहले तगड़े झटके बीजेपी को लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव आते आते और क्या क्या अपडेट आती है और क्या क्या होता है जिसकी वजह से जो सपना बीजेपी देख रही है और ये कह रही है, आंकड़े दे रही है, वो सपना पूरा हो पाता है या नहीं, इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अमलेंदु जी, इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ उस पर हमने चर्चा की और बताया कि कैसे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा हुआ है, बीजेपी के लिए कैसे मुसीबत खड़ी हो गई है। और मुसीबत जो है वो सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी है। दक्षिण भारत में और भी बड़ी मुसीबत है, लेकिन अब उत्तर भारत में किस तरीके से बड़ी मुसीबत इंडिया गठबंधन ने खड़ी कर दी है। लगभग सारे राज्यों का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। महाराष्ट्र से कभी भी घोषणा हो सकती है, पश्चिम बंगाल में भी बात बन गई है, कभी भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। तो अब किसी भी तरीके से कोई भी विवाद जो है वो नजर नहीं आ रहा है, किसी भी चीज को लेकर कोई मतभेद नजर नहीं आ रहा है। बात पूरी तरीके से सीट शेयरिंग पर भी बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, बीजेपी में भी खलबली है, और एक के बाद एक तगड़े झटके बीजेपी सरकार को लगते जा रहे हैं। अमलेंदु जी, धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और तमाम हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।